एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया पे उसका इम्पैक्ट, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। इसमें विश्व की दो महान शक्तियां आपस में लड़ रही थी। एक का नाम एलाइड पावर और दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में एक कंट्रीज आती थी, जबकि सेंट्रल पावर में ये सारी कंट्री। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे कि रसिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए। सेंट्रल पावर की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर से इंडिया कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, बट इनडायरेक्टली था। समझते हैं कैसे। इस टाइम पे इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था और ब्रिटेन एलाइड पावर के साथ थे। दैट मीन्स इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। वॉर में होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया। इसके लिए उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी। पैसे की पूर्ति के लिए उन्होंने इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को राइज किया। कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेज हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर एक वस्तु की कीमत लगभग डबल हो गई थी और ये प्राइस इंक्रीज थ्रू आउट द वॉर ईयर चलता रहा। लोग पहले से ही बहुत परेशान थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली लोगों को आर्मी में भर्ती कर रही थी। इतनी परेशानी के बीच नेचर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इन 1918, 19, 19, 20, 21 में मानसून अच्छी ना होने की वजह से क्रॉप्स भी खराब हो गए और इसकी वजह से खाने का संकट उत्पन्न हो गया। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, लगभग 13 मिलियन लोगों की मौत भूखमरी और इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से हो जाती है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ और इस परेशानी की दौर में भारत को जरूरत थी एक महान नेता की। फाइनली जैन 1915 में एंट्री होती है द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, जो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हम समझते हैं सत्याग्रह का मतलब क्या था। अगर हम सत्याग्रह का बिल्कुल सिंपल मतलब समझे तो सत्य के लिए आग्रह। दैट मीन्स समवन इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। गांधी जी किसी से सत्य बुलवाना नहीं चाहते थे। सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग ये था कि आप पैसिव रेजिस्टेंस दे और सिविल डिसओबीडियंस करें। एक्चुअल में पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी के सत्याग्रह के दो हथियार थे। दोनों वर्ड्स को एक सिनारियो के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आपकी माता जी आपको बोलती हैं कि बेटा जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर के आओ, बट आप उस समय टीवी देख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। आप अपने मम्मी को मना कर देते हो कि मैं तो नहीं जा रहा। आपने मना किया, इसे हम बोलेंगे गांधी जी के टर्म में पैसिव रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं सिविल डिसओबीडियंस को। सेम सिनारियो से आप गेट ब्लॉक करके खड़े हो जाते हो और घर के किसी और मेंबर को भी नहीं जाने देते हो दुकान में सामान लाने के लिए। जैसे आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन, किसी को भी नहीं जाने देते, तो इसे हम बोलेंगे सिविल डिसओबीडियंस। आप मना कर रहे हो डायरेक्टली, मैं तो करूंगा नहीं, किसी और को भी नहीं करने दूंगा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक हथियार था, एक तरीका था, जो कि नॉन वायलेंस, दैट मीन्स अहिंसात्मक होना चाहिए और पीसफुल मैनर से होना चाहिए। गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में साउथ अफ्रीका में किया, जो कि रेसिज्म सिस्टम के अगेंस्ट में था और यह आंदोलन सफल भी रहा। इसकी वजह से गांधी जी साउथ अफ्रीका में काफ़ी पॉपुलर हो गए और इंडिया आने के बाद उन्होंने
3 सत्याग्रह किए। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917। यह गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह था। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे इशू क्या था। चंपारण के फार्मर से जबरदस्ती उनके खेतों पे इंडिगो का कल्टीवेशन कराया जाता था। इंडिगो की खेती करने की वजह से वहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती और आगे वो जमीन किसी काम के लिए नहीं बचता था। गांधी जी ने इस सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए लोगों को इंस्पायर किया और लोगों ने भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इंडिया में सफल रहा। चंपारण के सक्सेस के बाद गांधी जी सेम ईयर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। यहाँ आकर गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पे भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। कई सालों से मानसून अच्छी न होने की वजह से फसलें खराब हो गई थी और प्लेग नाम की महामारी भी तेजी से फैल रही थी। इस वजह से वहाँ के लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे और गांधी जी इस लोगों का सपोर्ट करते हैं और साथ में लॉन्च करते हैं अपना सेकंड सत्याग्रह और डिमांड करते हैं रिलैक्सेशन की। और गांधी जी के इस प्रयास की वजह से यहाँ पे टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है और ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल होता है। इन 1918 गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचते हैं। वहां पे इशू कॉटन मिल वर्कर्स से जुड़ा हुआ था। कॉटन मिल वर्कर्स को काफ़ी लो वेज मिलता था। इसकी वजह से वहां के वर्कर्स काफ़ी परेशान थे और वो हाई वेजेज की डिमांड कर रहे थे। गांधी जी ने इन वर्कर्स के सपोर्ट में अपना थर्ड सत्याग्रह शुरू करा। लोगों ने भी गांधी जी का इस सत्याग्रह में साथ दिया। इस वजह से वर्कर्स की वेजेज बढ़ाई गई और ये सत्याग्रह भी गांधी जी का सफल हुआ। गांधी जी के सत्याग्रह के अलावे भी देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी और इन हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा मार्च 1919 में पास किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम की पार्लियामेंट थी। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को असाधारण पावर देती थी। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। प्रोविजन: इस कानून के अनुसार किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स या हिंसात्मक घटनाओं में भाग लेने वाले लोगों को 2 सालों के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। इस कानून का यूज करके सरकार किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकती थी। इस कानून के अनुसार किसी को भी विदाउट एनी वारंट अरेस्ट किया जा सकता था और उसकी जगह को सर्च किया जा सकता था। यह कानून भारतीयों के लिए इतना ज़्यादा खराब था कि इसे ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। इस कानून को एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं, नो दलील, नो वकील, नो अपील। डैट मीन्स ना आप कोई दलील दे सकते हैं, ना आप किसी वकील को रख सकते हैं, ना ही आप आगे किसी हायर कोर्ट में इस लॉ के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। इस काले कानून के अगेंस्ट में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था। मतलब इसके पहले जितने भी सत्याग्रह हो रहे थे वो किसी पर्टिकुलर रीजन में थे, जबकि ये वाला सत्याग्रह पूरे देश के लिए था। 6 अप्रैल को गांधी जी इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं हड़ताल के साथ। गांधी जी के कहने पे पूरा देश 6 अप्रैल से हड़ताल करने लगता है। इस आंदोलन में रेलवे और शॉप्स बंद कर दी जाती है, लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और लोगों के द्वारा रैलीज ऑर्गेनाइज करी जाती है। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लोकल लीडर्स को अरेस्ट करती है और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर देती है। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ये लोग यहाँ पे वैसाखी का मेला मनाने आए हुए होते हैं।
इनमें से कुछ लोग यहाँ के लोकल लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं और एक खबर जनरल डायर के पास पहुंच जाती है। जनरल डायर अपने आर्मी के साथ इस बाग में आता है और सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करा देता है और निहत्थे लोगों पे अपने आर्मी से गोलियां चलाने का आदेश देता है। इसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और कई लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जैसे ही इस घटना की न्यूज फैली, लोग सड़क पे आ गए, स्ट्राइक करने लगे, पुलिस के साथ झड़प हुई और साथ में वो लोग बिल्डिंग पे भी अटैक करने लगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन हो जाती है। ये देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट उतनी ही सख्ती से इंडियंस को दबाना शुरू करती है। बाद ब्रिटिश आर्मी इंडियंस को बहुत सारे यातनाएं देना शुरू करती है, जैसे रब देयर नोज, क्रॉल, डेट में घुटने के बल चलाना, बॉम्बिंग, कई जगह पे बॉम्बिंग करी गई, लोगों को कोड़े से मारे गए और साथ में सॉल्यूट करने के लिए फोर्स करा गया। दोनों तरफ से हिंसा होने की वजह से गांधी जी ने इस सत्याग्रह को, रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। अब हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को समझने से पहले हम वर्ल्ड वॉर वन को एक बार और देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर, एक एलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर की तरफ से थे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, जबकि सेंट्रल पावर की तरफ से जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था वो खलीफा था और खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड का भी हेड था। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई थी और ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी। इस वजह से ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर पे एक हार्श पेस ट्रीटी इम्प्लीमेंट करती और खलीफा के पद को हटा देती है। को उसके पद से हटाए जाने की वजह से इस्लामिक कंट्रीज में ब्रिटेन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। इसका असर इंडिया में भी दिखा। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसके लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और गांधी जी को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिला करके बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस किया कि खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस भी ज्वाइन हो जाए और आगे एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए। दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन एट नागपुर। नागपुर में एनसीएम अडॉप्ट कर लिया जाता है और जैन 1921 में नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।